चलो यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। चलो इधर ध्यान देंगे। तो हम लोग मैक्स 2 रिवाइज कर रहे थे एंड चैप्टर नंबर 8 पर हम पहुंचे थे, इफ यू रिमेंबर। तो फर्स्ट टू 7 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिए। आइए फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। बताओ इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली बात आपको हमने जो बताया था, रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था, इफ यू रिमेंबर। बताओ क्या होता है एक रैंडम वेरिएबल। सर कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आ सकते हैं, उन आउटकम्स को हम एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं, जिस वेरिएबल को हम कहेंगे क्या, एक्स। यस सर। तो ये जो वेरिएबल होता है ये ऑब्वियसली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो सकता है, बराबर है। तो सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी क्या और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यानी क्या। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि कोई भी काउंटेबल वैल्यूज लेगा, आइसोलेटेड वैल्यूज लेगा। काउंटेबल वैल्यूज का मतलब क्या है, तो 1 2 3 4 5। तो सर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बताओ जिनके वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑब्वियसली ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ऐसे वेरिएबल्स जो फाइनाइट रहो या इनफाइनाइट उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल अगर है तो वो डिस्क्रीट है, अनकाउंटेबल है तो वो कंटिन्यूअस है। तो सर अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल में काउंटिंग कैसे होती है ये आपको समझना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे जब काउंटिंग होती है तो वो डिस्क्रीट हो जाएगा, बाकी सारे वेरिएबल कंटिन्यूअस। अब सर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो हम कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स को अगर मैं x मानता हूं तो x बताओ कौन सा वेरिएबल हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स सर या तो 0 रहेंगे या 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा। आप कितनी बार टॉस कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, कितनी बार ट्रायल्स कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो x ऑब्वियसली जो जो वैल्यूज ले सकता है वो हर वैल्यू की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। x जो जो वैल्यूज ले सकता है वो हर वैल्यू की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ऑब्वियसली वो जो भी प्रोबेबिलिटी x ले सकता है, जब हम वो प्रोबेबिलिटीज x की वैल्यूज के साथ लिखेंगे तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको अगर मिलता है तो ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको दो कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। पहली कंडीशन है कि सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, दूसरी कंडीशन है कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 रहना चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी सम हमेशा 1 रहता है, ये आपको पता है। एंड सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, बिकॉज चांस कैन नेवर बी निगेटिव। 0 हो सकता है पर निगेटिव नहीं हो सकता। ओके तो सर पीएमएफ चेक करने के लिए दो कंडीशंस। अगर कभी आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और बोलते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट, तो आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस तरीके से चेक करना है, दोनों कंडीशंस वहां फुलफिल हो रही है या नहीं। देन सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक बार बन गया और वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो अब हमें कुछ भी प्रोबेबिलिटी पूछे वो हमें निकालते आनी चाहिए। तो सर प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढेंगे, तो सपोज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी लिख देता हूँ 0.1 0.2 0.3 0.2 एंड 0.2। ठीक है, यस सर। तो ऐसा भी करते हैं 0.25 और ये 0.15। तो ये प्रोबेबिलिटीज है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे। सर ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 बोला है आपने, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे एंड विल गेट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ऐसे ही मैंने आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2,
तो x लेस देन 2 पूछा है ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये दोनों आप ऐड करोगे तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो ऐसे कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको हम पूछ ले, अब आपको आनी चाहिए, बट इतना इजी क्वेश्चन आपको हम पूछेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको हम एक कांस्टेंट दे देंगे सम k, सभी की प्रोबेबिलिटीज में वो कांस्टेंट k रहेगा। तो आपको पहला क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड दैट k। अब वो k कैसे ढूंढा जाएगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट 1। क्वेश्चन ऑलरेडी कहेगा कि दिया हुआ फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, आप लिखोगे सिंस इट इज अ पीएमएफ देयरफॉर समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x का समेशन अगर 1 है, तो यहाँ पर आपको ये जो k के फॉर्म में सारी दी होगी प्रोबेबिलिटीज, उनको आप ऐड करो, दैट शुड बी इक्वल टू 1 एंड फाइंड k। ये आपको मिलेगा, फिल दैट, ये सब प्लेसेस पे आपको k की वैल्यू फिल कर देनी है, तो इन सब की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको पता चल जाएगा। ये सारी प्रोबेबिलिटीज जब आपकी आ गई, अब करना क्या है, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछो, फिर से वही हम शुरू कर देंगे। तो मैंने अगर आपसे पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 3, तब आप क्या करोगे, सर ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 3, यानी 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी जो भी है उसे ऐड करके आप बता दोगे। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई। तो सर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा और क्या आएगा, तो इसके अलावा आपको CDF भी हमने बताया था, जिसे कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज बेसिकली कैपिटल f ऑफ x से डिनोट होता है, और ये कैसे आता है, तो सर समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से आता है। बेसिकली ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे ही आप यहाँ प्रोबेबिलिटीज का लेस देन क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब सर ये f ऑफ x यानी क्या, तो समेशन ऑफ p ऑफ x। बस अगर समझो मैंने आपसे क्वेश्चन में कर लिया है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ लिया f ऑफ 2, तो आप क्या करोगे, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। मैंने आपसे पूछ लिया f ऑफ 4, तो आप क्या करोगे, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस, अच्छा ये p ऑफ 0 भी है, तो p ऑफ 0 1 2 3 एंड 4, इन सबको ऐड कर दो। समझ में आ रहा? मैंने पूछ लिया आपसे f ऑफ 3, तो क्या ऐड करोगे, p0 p1 p2 एंड p3। ऑब्वियसली जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से यहां तक की सभी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये बात समझा? पक्का? चलो वेरी गुड, होप सो आप ये बात समझ गए। तो सर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हमें आ गया ध्यान में। अब इसके अलावा और आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या पूछा जा सकता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x? एक्सपेक्टेशन क्या है, तो अगर ये वैल्यूज x ले सकता है और इनके आने की ये प्रोबेबिलिटीज है, तो क्या एक्सपेक्ट करके चले जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि x ये वैल्यू ले लेगा। तो जनरली x 0 या 1 या 2 या 3 या 4 ऐसी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। x समझो एग्जाम्पल के लिए नंबर ऑफ हेड्स है, हम एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो या तो 0 हेड्स आ सकते हैं, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, चारों बार हेड आ सकता है। ये आपको समझ में आता है, करेक्ट? तो सर ये सारी वैल्यूज x ले सकता है और ये उनकी आने की प्रोबेबिलिटीज है, पर मुझे चाहिए क्या एक्सपेक्टेशन है। इसे ही मीन भी कहा जाता है, इसे ही म्यू भी कहा जाता है। तो ये कैसे आएगा, तो कुछ नहीं बच्चों, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में आप ढूंढते थे x बार यानी एवरेज, वैसे ही सेम आप यहाँ पे ढूंढोगे मीन यानी ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसे म्यू भी कहा जाएगा, समेशन ऑफ x इनटू p। सर लेकिन वहां तो समेशन f से डिवाइड भी होता था, तो समेशन f की जगह यहाँ समेशन p आएगा, एंड समेशन p इज ऑब्वियसली हाउ मच 1। तो प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, एंड दैट्स व्हाई हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो समेशन x इनटू p वुड बी माय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये लोग आपको क्वेश्चन में अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछेंगे, तो पक्का उसी क्वेश्चन में आपको ये वरायंस भी पूछेंगे। अब वरायंस का फॉर्मूला क्या है, तो e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा आपको वरायंस का फॉर्मूला मिलेगा, बराबर है? यस। तो व्हाट इज e ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस e ऑफ x का स्क्वायर क्या होता है, आइए समझे। सर e ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी, एंड e ऑफ x कैसे आएगा, समेशन ऑफ x इंटू पी का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले तो समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी आपको करना पड़ेगा सर, यानी हर x का स्क्वायर करो, उसमें प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करो और फिर उनका समेशन लो, मिल जाएगा आपको समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी, दैट इज e ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड वैसे ही आप जो ऑलरेडी मीन ढूंढ चुके हो पहले ही, उसका ही होल ब्रैकेट स्क्वायर करो, आपको मिल जाएगा क्या सर,
ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, वेरिएंस मिलेगा क्या? यस। So this is expected value of x का square and this is expected value of x square and you get what? Variance इनके subtraction से। Formulas याद रहेंगे? हाँ, that was all about discrete random variable। अब discrete random variable में ही आगे अगर बढ़े तो उसके theoretical distributions भी बनते हैं दो। अब theoretical distributions यानी क्या? तो जब आपके number of trials बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वी नीड समथिंग एल्स, बिकॉज अब हम मैन्युअली प्रोबेबिलिटीज नहीं ढूंढ सकते। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना अब हमारे लिए, मैन्युअली बनाना हमारे लिए संभव नहीं है, आसान नहीं है, ईजी नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा अब। तो मेरे को अब कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढनी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहां पर मुझे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? सर आई नीड सम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। तो वहां मेरे पास आते हैं दो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही, ये दोनों होते हैं। वन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसकी बात पहले कर रहे हैं, तो ये बर्नौली ट्रायल्स पर डिपेंड करता है ना। व्हाट इज बर्नौली ट्रायल्स? सर ऐसे ट्रायल्स जो कि दो ही आउटकम्स दिखा सकते हैं, आइदर सक्सेस और फेलियर। या तो वहां सक्सेस दिखेगा या फिर वहां फेलियर दिखेगा, दोनों नहीं रहेंगे, यानी दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो दो ही चीजें हो सकती है मैक्सिमम। ऐसे जो भी ट्रायल्स है उन्हें कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स। करेक्ट। अब सर बर्नौली ट्रायल्स तो समझ में आ गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सर बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से आपका मतलब क्या है? बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, विच आर n एंड p। सर ये n क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब n। सर ये p क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये p क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। प्लीज यहां पर एक बात आप याद रखें, अगर रखना चाहे तो, कि सर सक्सेस मतलब जरूरी नहीं है अच्छी बात ही सक्सेस हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, डिफेक्टिव बल्स मिलना कैन ऑल्सो बी ए सक्सेस। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या पूछा गया है, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालने बोली गई है, उस पर डिपेंड करता है कि सक्सेस क्या रहेगा और फेलियर क्या रहेगा। तो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज व्हाट दिस वन ट्रायल, कि एक ट्रायल में कितना सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, एक ट्रायल में कितना सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट P शुड बी। तो सर बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब था इसमें? तो ये दो पैरामीटर्स पर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। अगर ये दो पैरामीटर्स आपको पता चल गए तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑब्वियसली जहां पर आपको x पता चला तो आपको f ऑफ x पता चलने लग जाता है, ऐसा वो फंक्शन होता है, ऐसा एक इक्वेशन होता है, ऐसा वो उसे फंक्शन कहते हैं जिसमें x पता चला तो f ऑफ x पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी क्या? x की वैल्यू बोलो, हम उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बता सकते हैं वो फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो सर जो वेरिएबल x अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसका पीएमएफ कैसा होगा फिर? यानी उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब ही प्रोबेबिलिटी ढूंढने का फंक्शन कैसा होगा? तो वो होगा NCX इंटू पी रेज टू x इंटू क्यू रेज टू n माइनस x। सर यहाँ पर n यानी क्या? तो नंबर ऑफ ट्रायल्स, p यानी क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, q यानी क्या? तो सर यहाँ पे q रहेगा 1 माइनस p, ऑब्वियसली q रहेगा 1 माइनस p, बराबर है? हाँ सर बिल्कुल बराबर है। तो q इज 1 माइनस p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और फिर बचा x, तो x क्या है सर? x यानी जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालने बोली गई है, तो वो आपको इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो मतलब बेसिकली आपको n और p पता चला, p पता चला तो q पता चला, और n p और q पता चला तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। अब x तो क्वेश्चन है, तो किस बात की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए कि x ये वैल्यू ले सकता है, वो वैल्यू ले सकता है, वगैरह वगैरह जो भी आपको पूछे तो वो x की जगह पे आते जाएगा, एंड दैट्स इट, यू गेट व्हाट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो सर n और p पर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निर्भर करता है, इसीलिए इसे बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये दो पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है। करेक्ट। सर ये तो बन गया पीएमएफ। जैसे आपने ऊपर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताई, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ही थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखाना पड़ेगा आपको। क्यों? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी तो आप निकाल सकते थे यहां से, तो आप क्यों पूछ रहे हो मुझे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ? तो यहां से निकाल जरूर सकते थे, लेकिन यहां से निकालने के लिए क्या लगता है सर? पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगता है।
अच्छा वो कैसे बनता है? तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स और हर एक्स के आने की प्रोबेबिलिटी। सर यहाँ तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, तो एक्स बहुत ज्यादा वैल्यूज ले सकता है, तो हर एक्स की प्रोबेबिलिटी पहले ढूंढनी पड़ेगी और फिर हर एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन लेना। सर काफी टीडियस जॉब हो जाएगा, आप समझ रहे हो मेरी बात? काफी प्रॉब्लमेटिक ये जॉब हो जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई कर दिया और एक फॉर्मूला बना के आपके लिए पेश कर दिया। बाकी नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं देते हम तो ये करना पड़ता। तो अभी भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप इसी से निकालते हो, यही एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए करना क्या पड़ता है कि यहाँ पे जो x अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है, हर एक की प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। ऑब्वियसली एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो x की वैल्यूज काउंटेबल है कि x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इट डेफिनेटली काउंटेबल रहेगा। 0 1 2 3 4 5 है, भले ये 50 100 1000 10,000 तक जा सकता है, पर ये टेबल बनाया जा सकता है। हाँ, हमारे लिए बनाना एज अ स्टूडेंट फीजिबल नहीं है। तो फिर इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना है तो हर एक्स को उसकी पी से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एक्स और पी ढूंढो, पूरा जमाना निकल जाएगा उसमें। इसीलिए आपको हम इसका भी एक्सपेक्टेड वैल्यू का डायरेक्ट क्या दे चुके हैं, फॉर्मूला कैसे आता है वो n इंटू पी। और सर फिर इसका भी तो वेरिएंस होगा, हाँ बिल्कुल, वो कैसे आएगा, तो n इंटू पी इंटू क्यू, ऐसे आपका इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस आएगा एंड दैट्स इट। अब इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आपको पूछी जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और x जो है ना वो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक वैल्यूज ले सकता है x, 9 तक वैल्यूज ले सकता है। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है, 9 ट्रायल्स उसमें हो रहे हैं एंड x कैन टेक फ्रॉम 0 to 9 एनी वैल्यू, x इज सच अ वेरिएबल, करेक्ट। एंड आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। बर्नौली ट्रायल्स पर बेस ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सर हम पहले इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाएंगे, दैट इज nc(x) into p raised to x into q raised to n minus x। और मैंने आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बताओ। तो x की जगह आपको क्या क्या डालना है, पर पहले क्या डालना है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और इन सब को ऐड करना है। यानी बेसिकली आपको nc 9 इंटू पी रेस टू 9 इंटू क्यू रेस टू n माइनस 9, मेरे को n और p और q पता नहीं अभी तो मैंने वो लिखे नहीं है, बट ये 9 तक जाना है 1 से स्टार्ट करके, समझ रहे हो क्या? और सबको क्या करना है, ऐड। अरे तो बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा। तो मैं आपको ये एक चीज समझा भी रहा हूँ साथ में, और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको ढूंढने के लिए हम क्या करते थे सर, x लेस देन 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से हम जो नहीं चाहिए वो माइनस कर देंगे, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो हमें मिल जाएगा, बराबर है। हाँ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 1 से लेके 9 तक की सबकी प्रोबेबिलिटी का सम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। जब भी आपको ऐसा दिखे कि अरे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, हमेशा याद रखो 1 माइनस रिवर्स कर दो, जो नहीं चाहिए उनकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो यू विल गेट व्हाट यू वांट, दैट्स इट। ये एक चीज आपने याद रखनी है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और तो मुझे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कुछ खास याद नहीं आ रहा, बड़ा सिंपल होता है ये। एक बार n और p पता चला, आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता चला, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पता चला, आप कोई भी प्रोबेबिलिटी अब इसमें आराम से ढूंढ सकते हो। बाकी एग्जांपल्स आपने देखने चाहिए। देन कम्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये एक यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनी पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये बोलने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, इसका एक ही पैरामीटर होता है और वो कौन है, तो m। सर m क्या होता है, तो m बेसिकली ना n इंटू पी होता है। m क्या होता है, तो बेसिकली जो आपको पता नहीं है, जो हमने कभी बताया नहीं है, ये फाउंडेशन लेवल पे डिस्कस होने वाला है, बट m जो होता है वो n इंटू पी होता है। पॉइजन अप्रोक्सीमेट करता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी ये गहराई वाली बातें छोड़ दो, आप इतना याद रखो इसका पैरामीटर m होता है। अब बताओ इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सर इसका भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अरे तो भाई साहब ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ही डिस्ट्रीब्यूशन है। जब नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा हो जाते हैं तब हम बाइनोमियल यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब बाइनोमियल भी काम नहीं आता, क्योंकि वहां पर होता ही है। अभी समझो एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोल दिया कि हम 120 ट्रायल्स कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.005 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इतना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, 0.995। ये पी है, ये क्यू है। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे एन की जगह आप 120 डालोगे, पी की जगह 0.05 डालोगे और क्यू की जगह 0.995 डालोगे, रेस टू एन 120 माइनस एक्स। समझो आपको मैंने पूछा है x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये रेस टू 115 आएगा। बोलो ये आपके लिए सही है क्या? नहीं, ये गड़बड़ है।
क्योंकि इसको कैलकुलेटर पे भी करोगे तो नहीं होगा, तो ओरली तो फिर लॉग के बिना कुछ होना नहीं, और लॉग भी आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर हमने क्या कर दिया, बाइनोमियल को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया, जिसमें हमने एक नया पैरामीटर लेके आ गए, जिसमें हमने क्या किया कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम है, डू व्हाट, उसको पॉइजन अप्रोक्सीमेट कर दो, और आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट बन गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा है वो। बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, और तो क्या है, वो भी याद रख लो तो बड़ी बात है। तो बताओ P ऑफ x क्या होता है, e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। सर यहाँ पर हमें e रेज टू माइनस एम क्या है बताओ, तो e की वैल्यू होती है 2.7183, रेज टू m क्या होता है, तो पैरामीटर क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ हमेशा दिया होगा, तो रेज टू समझो पैरामीटर 5 दिया है, तो रेज टू -5। अब बच्चों दिस रेज टू -5 ये आप विदाउट कैलकुलेटर तो निकाल नहीं पाओगे, लॉग यूज करके निकाल सकते हो, बट उसमें टाइम जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहती है। तो इससे आपको पैरामीटर m क्या है वो भी समझ में आने लगेगा। यहाँ पे वही m आपको लिखना है, रेज टू ये x क्या रहेगा, तो जो भी प्रोबेबिलिटी पूछिए। सर कभी सिर्फ अगर x इज इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी पूछिए, यहाँ पे बस x की जगह पे 5 लिख दो और सॉल्व कर दो इसको, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, ये आपको पता रहेगा, ये रेज टू 5 करो, इनटू वो जो वैल्यू दिए करो, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल करो। आपको थोड़ा डिवीजन वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसा कुछ आ गया, तो अब आपको वो x कहाँ तक वैल्यू ले सकता है वहां तक सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है। तो इसमें एक बार 5 डालेंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 8, मतलब ये इसकी जगह पे 6 है, सिर्फ 6 नहीं प्लस करना है, इसकी जगह पे 7, इसकी जगह पे 8, जहां तक x वैल्यूज ले रहा है वो सारी आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी पूछी। होप तो आपको याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ और समझ भी आ रहा है। तो ये हो गया आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, दैट इज e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ग्रेट। e रेज टू माइनस एम विल ऑलवेज बी गिवन, ये हमेशा आपको दिया रहेगा। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना इज वेरी सिंपल, एंड फिर बस सॉल्व करने का काम है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली इजी, बट उनके लिए जिनकी सोच सही है, मतलब जिनको लगता है कि इजी, जो पहले से ही सोच के बैठे कि क्या है ये, तो फिर उनके लिए तो ये डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, उन्हें तो पहले भी नहीं पड़ेगा हम क्या बात कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने पहले समझ लिया कि यार ये सच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है फालतू के मार्क्स से, वो कर पाएंगे बराबर। बाकी बच्चे यही सोच में पड़े रह जाएंगे कि पॉइजन नाम ही कितना डेंजर है, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा और वो हाथ के मार्क्स गवा रहे हैं। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। इसका भी तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा फिर, हाँ, क्योंकि इसमें भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढने के लिए वो सारे एक्स और उनकी सारी प्रोबेबिलिटी, यहाँ तो आप बोल रहे 120 ट्रायल्स, बहुत ज्यादा हो गया सर। तो ऐसे केस में तो फिर कंपलसरी हमें क्या लगेगा, फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढने के लिए, और बच्चों वो कुछ और नहीं, क्या है, m, जो आपका सिंगल पैरामीटर है ना, वही आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। बेसिकली वो n इंटू पी ही होता है, ये मैंने आपको बताया। ये हम फाउंडेशन लेवल पर जब डिस्कशन करेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का, तब ये बात करेंगे। एंड देन कम्स व्हाट, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x कैसे आता है सर, वो भी क्या होता है, m। दिस इज ऑल अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के। सर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करो, आ जाओ। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वैसा ही होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। सर एग्जांपल से बात करो, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, नंबर सॉरी हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, weight of the students in a class, temperature in a day of a certain city, या temperature in a day of a certain country, कुछ भी वेरिएबल आप, जो भी मैंने चारों एग्जांपल दिए इसमें आप और हजारों एग्जांपल्स ऐड कर दो, सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सर क्यों इन्हें कंटिन्यूस कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जब कहा हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो जरूरी क्या कि हाइट ऐसे ही काउंट होगी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, नहीं सर, कोई भी कुछ भी हाइट ले सकता है। अच्छा वेट क्या ऐसे ही होगा क्या, 10 किलो 11 किलो 12 किलो 13 किलो 14 किलो 15 किलो, नहीं सर, कोई भी कुछ भी वेट ले सकता है। तो ऑब्वियसली कोई भी कुछ भी हाइट ले सकता है, कोई भी कुछ भी वेट ले सकता है, तो फॉर श्योर वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि वो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो कोई भी वैल्यू यानी एक सर्टन रेंज में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू वो वेरिएबल ले सकता है। बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो जैसे आपका हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो
तो सर 4.5 फीट से लेकर तो 6 फीट तक के या 6.5 फीट तक मैक्सिमम कोई भी हाइट आप में से कोई भी बच्चा ले सकता है। तो इसकी एक इंटरवल रहेगी, इसकी एक इंटरवल में इसकी कोई भी वैल्यू वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो ले सकता है। तो सर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका टेबल बनाना पॉसिबल नहीं रहा फिर, क्योंकि यहाँ पे x कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज। बात समझ में आ गई? हाँ, एंड इसीलिए वो काउंटेबल नहीं रहेगी। आई बात समझ में? अगर इनफाइनाइट भी है पर वो काउंटेबल है तो वो डिस्क्रीट है, पर वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो फिर वो कंटिन्यूस है। होप सो आप एग्जाम्पल से बराबर समझ रहे हो। तो सर फिर इसके केस में क्या बनता है? तो इसके केस में बनता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्या बनता है बोलो? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो मैं ऐसा यहाँ पर लिख नहीं सकता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है चेक करने के लिए आपको दो कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन वो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। द सेकंड कंडीशन इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx शुड बी इक्वल टू 1। सर ये कौन सी भाषा में लिखा है आपने, क्या है ये? अगर आपको ऐसी दिक्कत है तो आप जल्द से जल्द संन्यास ले लें, ठीक है? ज़्यादा देर टिके ना, ये पृथ्वी आपको बर्बाद करके रखेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत मायाजाल है, आप फंस जाओगे इसमें, तो जल्दी इससे मुक्त हो जाओ और मस्त जाओ हिमालय पे आराम से, बढ़िया वहाँ पे ध्यान करो, या लंदन वगैरह चले जाओ, ठीक है? वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके ध्यान वगैरह करो। आपको अगर फॉरेन पसंद है तो वहाँ चले जाओ, ठीक है? अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन a to b f of x dx क्या होता है ये इंटीग्रेशन? तो हमने ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का डिस्कशन किया हुआ है मैथ्स 1 में, वही सब कुछ यहाँ लगेगा, पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन a to b f of x dx should be equal to what? Should be equal to what? 1. Should be equal to what? 1. सर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो एक फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। मेरे को ये दोनों कंडीशन याद आ रही है, आपको याद आ रही है? आगे बढ़ो फिर। हाँ सर इसका भी तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा क्या? है। तो इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे आएगा? सर वैसे ही हम सारी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। अरे पर यहाँ पे x है ना, बहुत ज्यादा वैल्यूज ले सकता है, हर एक वैल्यू ले सकता है। आप जो सोच सकते हो, आप जो सोच सकते हो वो वैल्यू x यहाँ पे ले सकता है। तो फिर इसका CDF ढूंढना ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम प्रोबेबिलिटीज ऐड करके बता देंगे। तो सर फिर इसका CDF कैसे आएगा? तो इंटीग्रेशन a to x f of x dx से आएगा। ये बात समझ में आ रही क्या? a to x f of x dx से आएगा। सर व्हाट इज a? अच्छा उससे पहले सर यहाँ बताओ ये a और b क्या है? तो ये a एंड b मतलब वो पर्टिकुलर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले सकता है। जैसे मैंने आपके हाइट का बात किया, तो हाइट आपका 4.5 फीट से लेके 6.5 फीट तक मैक्सिमम और 4.5 मिनिमम, इसके बीच में आपकी हाइट्स का डेटा हो सकता है। सर बहुत छोटा रेंज है, 4.5 से 6.5 बहुत ही छोटी रेंज है, पर इसमें भी क्या अनगिनत वैल्यूज है, इसमें भी अनगिनत वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, आप जितनी सोच सकते हो उतनी वैल्यूज है। तो ऑब्वियसली सर अगर मुझे CDF ढूंढना है तो पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और फिर ये जो भी पूछेंगे f of 4, f of 3, f of 2 तो वो हमें x की जगह पे उसमें डाल देना पड़ेगा। बट पहले CDF कैसे बनेगा? तो a to x f of x dx। तो मैंने आपको पहले a और b बता दिया कि वो मैक्सिमम रेंज रहेगी कि x कहां से कहां तक हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा मैक्सिमम रेंज रहेगी कि x कहां से कहां तक हो सकता है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में x 4.5 से 6.5 हो सकता है, तो 4.5 से 6.5 हो सकता है, तो a to b f of x dx आपका 1 आना चाहिए, तब वो PDF है। अब CDF ढूंढना है तो आपको a to x कर देना है। ये x यानी क्या? जिसका भी वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूछ रहे, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू पूछ रहे, CDF पूछ रहे, वो x की जगह पे आ जाएगी। समझा? पक्का? होप सो। तो सर ये CDF भी आ गया, PDF हो गया उसका, CDF हो गया उसका। अब सर इसका भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा। अब यहाँ पे तो सर इनफाइनाइट वैल्यूज बोल रहे हो आप, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के मल्टीप्लाई करके ऐड करना और एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना पॉसिबल नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू याद है क्या आपको? इंटीग्रेशन a to b
एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर एक बार बी डालना है माइनस एक बार ए डालना है, आपको मिल जाएगा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा सर इसका वरायंस भी तो होगा, हाँ बिल्कुल है। तो वरायंस कैसे आएगा? वैसे ही आएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। तो सर ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही आएगा कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर? नहीं नहीं, तो फिर कैसे आएगा? तो इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इधर इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा वरायंस ऑफ एक्स। फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ सर, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशंस थे, तो वैसे ही ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्या? बिल्कुल है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? उसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसका नाम ही सिर्फ नॉर्मल है, इसके लिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी 12th के सिलेबस में नहीं है, बट फाउंडेशन के सिलेबस में है, वहां पर हम उसको पढ़ाएंगे। बड़ा मजेदार है, बड़ा आसान है, मैं उसको एकदम आसान करके आपको दूंगा, बट फाउंडेशन लेवल पर। यहाँ मेरा यहाँ मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर होता है खत्म। बड़ा आसान चैप्टर है, मेरे को तो लगता है कि कुछ नहीं है, बाकी आपका सोच अलग हो सकता है। अब आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो फटाफट पूछो। Yes, any questions? Please ask fast. मिसलेनियस का कौन सा? मिसलेनियस का पार्ट 2, का पार्ट 2 का थर्ड का सेकंड। अच्छा ये थर्ड क्या? यही थर्ड का सेकंड। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, कितनी बार टॉस कर रहे हैं बोलो कॉइन को? 4 बार। ग्रेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज 3 heads in the first 2 tosses and tail in the last 2 tosses. Wow. Head in the first 2 tosses and tail in the last 2 tosses. सबसे पहले तो मुझे ये बात बताओ, यहाँ पर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करोगे या फिर नॉर्मली इसका सैंपल स्पेस लिखकर सॉल्व करो? 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। अच्छा 3 टाइम्स टॉस करे तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है? कॉइन 3 बार टॉस किया जा रहा है, सैंपल स्पेस क्या होता है? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, बराबर, एंड सो ऑन। तो टी 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 तक जाएगा, 8 ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो वैसे ही सिमिलरली 4 बार टॉस कर रहे कॉइन को, अब बताओ ऑब्जर्वेशन क्या आएंगे? एच 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 एंड सो ऑन। अब इसमें मुझे क्या पूछा है? हेड इन द फर्स्ट 2 टॉसेस एंड टेल इन द लास्ट 2 टॉसेस। तो पहले दोनों हेड और फिर दोनों टेल। क्या मैं पूरा सैंपल स्पेस लिखूंगा तो उसमें मुझे ऐसे वाले ऑब्जर्वेशंस दिखने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखने वाले। तो कितने रहेंगे ऐसे ऑब्जर्वेशन, ये बताओ? टोटल ऑब्जर्वेशन 16 रहेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन 16 रहेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट 2 हेड्स एंड सेकेंड 2 टेल्स, ऐसे ऑब्जर्वेशन कितने रहेंगे? सर ऐसा ऑब्जर्वेशन एक ही रहेगा जो लिखा है आपके सामने, ओनली एंड ओनली वन, एच एच एंड टी टी। अच्छा सर ये वाला एच इधर आ जाएगा और ये वाला एच उधर चल जाएगा, ये वाला टी उधर हो जाएगा और ये वाला टी इधर आ जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा क्या? हेड हेड होता है, टेल टेल होता है, वो आगे हो या पीछे हो, पहले आया हो या दूसरा आया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो बोलो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 1/16। क्या देखो क्या दिया इन्होंने सॉल्यूशन? 1/1024। नहीं, रीजन बीइंग 1024 तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है आंसर में। छोड़ दो आप, 1/16 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं कॉइन को 4 बार उछालूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स ही 16 है। 1024 का तो मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो 1/16 इज फाइनल आंसर फॉर दिस।
आंसर गलत दिया इसलिए आपको डाउट आया होगा मे बी ये, बाकी वो डेफिनेटली रॉन्ग। अच्छा फर्स्ट का आंसर क्या दिया है ये बताओ तो, इसके फर्स्ट का आंसर क्या दिया है पीछे, कितना? 3/256। नहीं, so obviously it is not correct. So a fair coin is tossed 4 times, so we have total observation 16 and therefore दोनों भी आंसर उनके जो लिखे उन्होंने वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। ठीक है, आप आराम से उन्हें छोड़ सकते हो। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात यहाँ पे करके देखते हैं। मे बी उन्होंने बाइनोमियल ट्राई किया हो यहाँ पर, तो 4 ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसा बनेगा, तो 4cx इंटू 1/2 रेस टू एक्स इंटू 1/2 रेस टू सी n माइनस एक्स, दैट इज 4 माइनस एक्स। क्या किया मैंने, समझा गया आपको? व्हाट इज 1/2? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। व्हाट इज अगेन 1/2? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड यानी गेटिंग अ टेल। तो 3 हेड्स की बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ, तो ऑब्वियसली एक्स की जगह क्या आ जाएगा फिर, 3। so this becomes how much, 1, and this becomes how much, 4. So this becomes how much, 1/16, and this becomes how much, 1. So obviously answer is again 1/16, क्योंकि 3 हेड आपको मिलेंगे। ऐसा ऐसा कितनी बार होता है, 4 बार होता है, नहीं ऐसा 3 बार होगा ना, 3 की 4 बार होगा, कुछ तो मैंने गड़बड़ की होगी। फिर बैक करते हैं, 4c3 कितना आता है बताओ, 4c3 4 होगा, तो मैंने 1 लिख दिया था गलती, तो दैट इज 4/, तो बस 4 बार होता है, आपको 3 हेड। तो इनके आंसर तो दूर दूर तक मेल नहीं खा रहे, मैंने बाइनोमियल से भी आपको करके दिखा दिया, दोनों से सेम ही आ रहा। और बोलो कोई सवाल? ये समझा ना, पर 4/16 और 1/16 दैट इज फाइनल आंसर, डोंट वरी, वो पीछे के आंसर को फाड़ के फेंक दो। और बोलो और कोई डाउट हो? मैं एक सवाल पूछ लूं फिर आपसे, ये वाला सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, चलो। हाँ पूछा, कब पूछा? झूठ बोल। तो इफ एक्स उनको नहीं आ रहा इसलिए उनको सुनाई दिया वो। इफ एक्स फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम, x follows a Poisson distribution with parameter m such that probability of x is equal to x plus 1 upon probability of x is equal to x is equal to 2 upon x plus 1. Find the mean and the variance of the random variable x which follows a Poisson distribution. तो बताओ इसका मीन क्या आएगा, इसका वरायंस क्या आएगा? तो बेसिकली मुझे ढूंढना क्या है, m। चलो कोशिश करते हैं, तो आइए ये सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या दिया है सर, x फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। हाँ क्या बोल रहे हैं, ये 2 की जगह पे आपके टेक्स्ट बुक में m लिखा हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे, अगर 2 से नहीं हुआ तो m से करके देखेंगे, अगर m से नहीं हुआ तो 2 से करके देखेंगे। ठीक है, मेरे 2 से हो गया तो फिर m छोड़ देंगे। किसकी किसकी बुक में m लिखा हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट बुक में? सभी के बुक में m लिखा हुआ है। ओ, तो फिर मुझे लग रहा है 2 सही होगा। ठीक है, फिर मुझे लग रहा है 2 सही होगा, तो मैं चेक करता हूँ, पहले 2 से सॉल्व करेंगे फिर m चेक करेंगे। तो पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि x क्या फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। तो बताओ PMF ऑफ x कैसा होगा, e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, बराबर है? हाँ,
तो P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन भी तो दिया है ना उन्होंने, ये देखो P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो मैंने अभी अभी लिखा, ये तो मेरा ओरिजिनल PMF है। हेलो, और यहाँ पे x की जगह पे x प्लस वन, जैसे x की जगह 3 बोल देते तो हम x की जगह 3 लिखते, x की जगह 4 बोलते तो हम x की जगह 4 लिखते। देखो इधर, इसमें अगर मैं आपसे पूछता फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, आपने क्या किया होता, तुरंत x की जगह पे लिखा होता 2, तो मैंने बोल दिया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वन, तो आप x की जगह क्या लिखोगे, x प्लस वन। ये समझ में आ रहा क्या, पहले ये समझ में आ रहा क्या, पक्का। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, और ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन। नाउ एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to x plus 1 upon probability of x is equal to x is equal to 2 upon x plus 1. Am I correct? आपके टेक्स्ट बुक में m लिखा हुआ है, मेरे टेक्स्ट बुक में 2 लिखा है, तो पहले मैं 2 से कर रहा हूँ, नहीं हुआ तो m से करूंगा। अब बताओ ये क्या है, तो सर दिस इज e रेज टू माइनस m इंटू एम रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन फैक्टोरियल होल अपॉन p ऑफ x इज इक्वल टू x क्या है, ओरिजिनल PMF, e रेज टू माइनस m इंटू एम रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, प्लीज डोंट टॉक, इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस वन, इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस वन। तो क्या बच्चों, ये तो स्वाहा, आहा। अब बताओ m रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन, क्या फैक्टोरियल्स के साथ तो हमारा पुराना रिश्ता है, हाँ, तो x प्लस वन फैक्टोरियल बड़ा है, उसको हम छोटे फैक्टोरियल तक लेके आएंगे, तो x प्लस वन इंटू एक्स फैक्टोरियल, एक एक से कम होता है वो, अपॉन ये m रेज टू एक्स, तो x फैक्टोरियल को बोलो बाय टेक केयर, इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस वन, तो ऑब्वियसली x प्लस वन को भी बोलो बाय टेक केयर, बराबर है। हाँ, मुझे लग रहा है आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एम फिर इक्वेट करते आएगा, बट मुझे वो थोड़ा गलत भी लग रहा है। अब देखते क्या है, तो एम रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन एम रेज टू एक्स बचा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट, इज इक्वल टू व्हाट, 2, तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वो एम नहीं वो 2 है, फिर वो 2 करो, सारे लोग टेक्स्ट बुक में ये एम की जगह पे क्या करो, 2, और ये देखो इसका एम कितना आ गया, 2, हमको एम ही ढूंढने बोला था, तो हमें मिल गया एम, समझा गया पर आपको, वेरी सिंपल। तो एज सच इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं डिफिकल्ट, बस दिखने के लिए वो अजीब है, बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक है, आप बेसिक्स अप्लाई करोगे यू विल गेट व्हाट यू वांट। हुआ, और कोई डाउट है तो पूछो। फास्ट, पार्ट वन में थर्ड, ये वाला, हाँ फोर्थ, अच्छा एक मिनट, फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ओके, इनकी प्रोबेबिलिटीज दिए, ये चेक कर लिया, बराबर पीएमएफ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज नॉन नेगेटिव, एक्स इज ऑड एंड एक्स इज इवन। ओ, तो एक्स इज इवन में आपको ये सब लेना है, 0 1 2 3, बिकॉज जब भी हम इवन नंबर्स बोलते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 से नहीं स्टार्ट करते, और जब भी हम ऑड नंबर्स बोलते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इवन के लिए इसको चारों को ऐड करना है, ठीक है ना, ऐसा दिया नहीं होगा आंसर, नहीं किया था, नहीं, पर इवन नंबर जब अपन, मैं जैसे पूछू, देखो व्हाट आर द इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स बताओ, तो आप कैसे बताओगे, 0 2 4 6 8 ऐसे बताओ। और कोई सवाल, आखिरी चांस, ठीक है, श्योर, ओके। सर सवाल तो बहुत है, आपके पास इतना समय नहीं है,
वैसे तो हम पूरा चैप्टर ही सीख ले वापस, वो मैं अभी नहीं कर सकता, ये रिवीजन है बच्चों, ठीक है ना। वी हैव अ बर्थडे बॉय विद अस, उसे हमें बर्थडे विश करना है। पहले कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो। और 50 बार पूछो फिर बोलेंगी क्या, इतने बेवकूफ हो यार। 8.4 का थर्ड। तो ना ऐसा करो, मेरे को पहले बता दो कि मैंने कितनी बार पूछना है, तब जाके तुम्हारा सवाल आएगा। तो मैं लाइन से उतनी बार पूछ लेता हूँ गिन के। कमाल है यार। ए थर्ड क्वेश्चन डाउट है, इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था। इफ x has a Poisson distribution with parameter p of x is equal to 2 is equal to p of x is equal to 3, parameter m है, then find p of x greater than equal to 2, use e raised to minus 3 is equal to 0.0497. okay, थर्ड, ये देखो, सबसे पहली बात, x follows a Poisson distribution with parameter m, तो therefore p of x, या पहले से लिख दूंगा p m f of x is p of x is equal to e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. therefore अब इन्होंने क्वेश्चन में कुछ गिवन दिया है, तो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 2 is equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 3. am I correct? यस। तो ये दोनों इक्वल है, तो पहले इन दोनों की इक्वालिटी से वो पैरामीटर m ढूंढना पड़ेगा, और फिर असली क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मुझे ढूंढना है। ओके, तो ये मुझे बताओ e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। मैंने x की जगह पे सिर्फ 2 और 3 लिख दिया, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ये नहीं आता तो फिर ये नहीं जमेगा, छोड़ दो। तो e रेस टू माइनस m कैंसिल, ये m स्क्वायर, एक m बचेगा इधर, और ये 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये 3 उधर से इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ऑब्वियसली उधर 1 था, तो m 3 मिला। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x कहाँ तक जा सकता है, ग्रेटर देन 2 म्हणजे कहाँ तक, 4 3 4 5 6 7 8 9, तो क्वेश्चन वो पूछते हैं, क्वेश्चन जरा बता कि m कहाँ तक जा सकता है, वो कह रहा है मुझे ही नहीं पता, x कहाँ तक जा सकता है, वो कह रहा है मुझे ही नहीं पता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या है पता ही नहीं है, इतने ट्रायल्स है, कुछ भी दिया नहीं, सो आई हैव टू गो अदर वे अराउंड। तो ऑब्वियसली मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ढूंढना है, तो जहां तक भी x जाता होगा, पर ये पक्की बात है कि 0 से स्टार्ट होता है। सर ये आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल काउंटेबल होता है, और काउंटिंग कभी निगेटिव नहीं होती। कभी आपने जिंदगी में ऐसे काउंट किया है -10 -9 -8? नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बात समझ में आई। तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, सर x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाल दो, तो 2 से बड़े, 2 और 2 से बड़े वाली प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी। तो सर ये कैसे आएगा, तो इसमें x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे। अब इसमें x की जगह पे एक बार डालेंगे 0 और एक बार डालेंगे 1, तो e रेस टू माइनस m, अब m पता चल गया उधर हमें, कितना है m 3, तो e रेस टू माइनस 3 इंटू 3 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेस टू माइनस 3 इंटू 3 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये समझा, e रेस टू माइनस 3 का वैल्यू 0.0497, उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, 3 रेस टू 0 और 0 फैक्टोरियल दोनों 1 होते हैं, 3 रेस टू 1 3 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है, 0.0497 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 88,910, और फिर इसको माइनस करोगे तो 0.8012 आपका फाइनल प्रोबेबिलिटी आएगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वेरी सिंपल। और कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, लेकिन डन। तो दैट्स इट फॉर मैथमेटिक्स 2 रिवीजन। तो हमारा दोनों मैथ्स का रिवीजन हो गया है, फिर भी आपको एग्जाम के दिन तक
एग्जाम के आर तक कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछो। डाउट ऑब्वियसली आपका डाउट रहना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखो। बाकी आप सभी को बेस्ट लक। एक 80 मार्क्स का पेपर हमने आपके लिए अरेंज किया हुआ है, जो आते संडे को अब होगा। दोनों मैक्स 1 और मैक्स 2 40-40 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, आपके जैसे बोर्ड्स में आता है वैसे ही। तो ये संडे को पेपर रहेगा, उसके लिए एक पोल सैटरडे को डाला जाएगा आपके ग्रुप पर कि कौन कौन वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब पढ़ाई आपने कैसे की उस पर कॉन्फिडेंस आपका कैसा उस पर डिपेंड करता है। तो टेस्ट तो है ऑन कमिंग संडे, आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे को आपका टेस्ट रहेगा, टाइमिंग आपको व्हाट्सएप पर आएगा, एक पोल आएगा यही संडे, ठीक है। ठीक है, कल हम मिल रहे हैं रिवीजन के लिए फिर से। कल हमसे हम अकाउंट्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल चैप्टर्स। टाइमिंग उसका रहेगा 11:30 या 12। मैं व्हाट्सएप आपको वैसा करूँगा। वेट अ मिनट,